नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 5 की आंच आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता की। इसी से रिलेटेड बड़ी अपडेट मिल रही है। मुकेश गुप्ता का निलंबन रद्द हो चुका है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसके आदेश जारी किए हैं। नान घोटाला मामले में मुकेश गुप्ता निलंबित हुए थे। आईपीएस मुकेश गुप्ता इसी महीने रिटायर हो रहे हैं। टिप्पणियां, अदालत के आदेश, प्रासंगिक रिकॉर्ड, तथ्य और मामले की परिस्थितियों को देखते हुए निलंबन रद्द किया गया है। मुकेश गुप्ता को बड़ी राहत मिली है। बता दें आपको, निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता को बड़ी राहत दी गई है। मुकेश गुप्ता का निलंबन रद्द किया गया है और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसके आदेश भी जारी किए हैं। नान घोटाला मामले में मुकेश गुप्ता निलंबित हुए थे और अब उन्हें राहत मिली है। आईपीएस मुकेश गुप्ता इसी महीने रिटायर हो रहे हैं। अब उन्हें बड़ी राहत मिली है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह आदेश भी जारी कर दिया है। बड़ी राहत मुकेश गुप्ता को, आईपीएस मुकेश गुप्ता को मिली है। तो नान घोटाला मामले में मुकेश गुप्ता निलंबित हुए थे और अब उनके लिए राहत भरी खबर है। निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता का निलंबन रद्द कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसके आदेश भी जारी किए हैं। 2019 में मुकेश गुप्ता को निलंबित किया गया था। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए देवव्रत भगत हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवव्रत, मुकेश गुप्ता को बड़ी राहत मिली है और केंद्र मंत्रालय ने ये आदेश भी अब जारी कर दिया है। पूरा अपडेट दीजिए। जी बिल्कुल, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक तरह से ये निर्देश जारी किया है, आदेश जारी किया है और एक तरह से विवादित आईपीएस रहे हैं मुकेश गुप्ता और उनको बड़ी राहत मिली है। और ये राहत तब मिली है जब उनके रिटायरमेंट को 14 दिन बाकी हैं, क्योंकि 30 सितंबर को मुकेश गुप्ता जो हैं वो रिटायर हो रहे हैं और ऐसी स्थिति में अभी उन्हें उनका निलंबन जो है वो रद्द किया गया है। और कई जो मामले थे वो मुकेश गुप्ता के ऊपर लगे हुए हैं, कई आरोप लगे हुए हैं और उनमें से जो सबसे प्रमुख था वो नान घोटाले का मामला था और कथित तौर पर उनकी संलिप्तता जो है वो नान घोटाले में पाई गई थी और उसके बाद फरवरी 2019 में उनका निलंबन हुआ था और अब जाकर के निलंबन जो है वो समाप्त हुआ है, निलंबन खत्म हुआ है और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसके लेकर के बाकायदा आदेश जारी किया है। लेकिन अब निलंबन रद्द होने के बाद बचे हुए जो 14 दिन हैं उस दौरान मुकेश गुप्ता क्या करेंगे, क्या सीधे पीएचक्यू में रहेंगे या फिर कोई और डिपार्टमेंट उनको मिलता है, इस पर फिलहाल प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से चर्चाओं का दौर चल रहा है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जब उनको निलंबित किया गया तब एक एक कर 3 एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज किए गए और एक तरह से काफ़ी विवादित आईपीएस रहे हैं मुकेश गुप्ता। और पिछली सरकार के दौरान भी कई जो मामले सामने आए थे, कई घोटाले सामने आए थे, उनमें कथित तौर पर उनका भी नाम रहा है। तब ऐसी स्थिति में राज्य सरकार की तरफ से यहाँ से केस दर्ज किया गया था। लेकिन इन तमाम आरोपों के बावजूद एक राहत उन्हें मिली है। जो निलंबन उनका है वो रद्द हुआ है। हालांकि वो डीजीपी रैंक तक के पहुंच गए थे, लेकिन राज्य सरकार ने उनका फिर से एक तरह से रिटर्न किया और फिर इस वक्त एडीजी रैंक पर मुकेश गुप्ता है। तब आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि बचे हुए 14 दिन का किस तरह से इस्तेमाल मुकेश गुप्ता करते हैं और इस दौरान वो कौन से कार्यालय में देखे जाते हैं, क्योंकि 30 सितंबर को मुकेश गुप्ता रिटायर हो रहे हैं और विवादों से नाता उनका जुड़ा रहा है और ऐसी स्थिति में अब राहत तो मिली है। विवादों से नाता उनका लंबे वक्त से रहा है। उनके विवादित बयान भी हमने सुने हैं, साथ ही साथ संलिप्तता उनकी पाई गई, कई सारे आरोप लगाए गए। अब जिस तरह से राहत दी गई है, आखिर इसके मायने क्या निकाले जाएं और क्या अब इस पर विपक्ष इसे मुद्दा नहीं बनाएगा या राज्य सरकार इसमें मुद्दा नहीं बनाएगी? जी, जिस तरह से ये देखा जा रहा है कि राज्य सरकार की तरफ से लगातार उनके जो मामले रहे हैं उस पर एक्शन लिया गया और अब तक की जो कार्रवाई हुई है वो राज्य सरकार के द्वारा ही की जाती रही है, चाहे वो एफआईआर के मामले हों
या जिस तरह से मैंने फिर एक बार कहा कि नान घोटाले में कथित तौर पर संलिप्तता की बात हो, तो इस पर जो पूरी कार्रवाई हुई है वो एक तरह से राज्य सरकार के ही निर्देश पे हुई है। और अब पूरा मामला क्योंकि यहाँ पर कोर्ट में है और अब आगे का जो फैसला है वो कोर्ट को करना है कि आखिर वाकई मुकेश गुप्ता की इन पूरे मामले में संलिप्तता थी या नहीं थी, ये कोर्ट का फैसला है। लेकिन इन तमाम विवादों और सारे चीज़ों के बीच में उनका निलंबन रद्द होना एक तरह से बड़ी राहत उनको देता है, क्योंकि रिटायरमेंट तक अगर निलंबन अवधि रहती है तब एक तरह से उनको दिक्कतें पेश आ सकती थी। लेकिन फिलहाल अब बचे हुए 14 दिन पर नजर रहेगी, क्योंकि कई सारे ठीक, बहुत शुक्रिया देवराज जानकारी को साझा करने के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने श्योपुर के कूनों में चीता छोड़ने पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि आज जो सरकार चीता इवेंट कर रही है, अच्छा होता जहां ये कार्यक्रम हो रहा है, श्योपुर जिला जो देश में सबसे ज्यादा कुपोषित जिला है, वहां कुपोषण दूर करने पर सरकार कुछ करती। उन्होंने कहा कि गुजरात में गिर से जो शेर मध्य प्रदेश आने थे, उस पर आज ये बात क्यों नहीं हो रही है। तो अब चीतों पर भी सियासत होने लगी है। क्या कुछ कहा कमलनाथ ने, सुनिए। फरार था इतने महीने, तो ये दबाव से वो ज्वाइन कर रहा है। पर फिर ये देखिए, ये इनके पास ये खरीद सकते हैं, ये दबाव दे सकते हैं, पर आत्मा, दिल और दिमाग को ना ये खरीद सकते हैं ना ये दबा सकते हैं। सर, आपके करीबी हैं वो, और ये भी कहा जा रहा था कि जिस तरीके से दो पॉइंट को लेकर विवाद हुआ बीजेपी कांग्रेस के बीच में, उपेक्षा हुई उनकी, ये सब बेकार की बात है। वहाँ की जनता गवाह है, हमने तो पहले ही उनको निष्कासित कर दिया था। तो चीतों पर सियासत हो रही है। एक तरफ ऐतिहासिक दिन, हर कोई आज के दिन को मान रहा है, कहीं जश्न मन रहा है, तो वहीं अब सियासत भी इसमें आ गई है। कमलनाथ ने बयान दिया है और ज्यादा जानकारी के लिए मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, बहुत ऐतिहासिक दिन है, बड़ा दिन है, इतने लंबे अंतराल के बाद हमारे देश में, हमारे प्रदेश में चीते पहुंचे हैं, अब इस पर भी सियासत हो रही है। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज का दिन जो है मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि 70 साल के बाद फिर से कूनों में जो है वो चीते जो है आ गए हैं। ऐसे में ये मध्य प्रदेश के लिए ज़रूर ऐतिहासिक दिन है, लेकिन विपक्ष को इस पर भी सियासत करने का मौका इस लिहाज से मिल गया। उनका ये कहना है कि देश नहीं, मध्य प्रदेश में पहला जिला है श्योपुर जो कि कुपोषित से ग्रसित है, उसे दूर करना चाहिए सरकार को, ना कि इस इवेंट में भाग लेना चाहिए। ये इस तरीके के आरोप अब जो है वो विपक्ष, खासतौर से कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं। खुद कमलनाथ की तरफ से ये कहा गया है तंज कसते हुए कि जहां सबसे ज़्यादा कुपोषण है, जिस जिले को घोषित भी किया गया है, वहां पे सबसे पहले कुपोषण को दूर करने पर सरकार का फोकस होना चाहिए। और जिस कूनों में जो गिरी के शेर लाने की बात पहले की जा रही है, वहां पे अब चीतों को बसाने का काम किया जा रहा है, तो इस पर अब सियासत तेज हो गई। हालांकि बीजेपी की तरफ से ये कहना है, पलटवार बीजेपी के नेताओं ने किया है कि इस तरीके की सियासत, इस तरीके की जो बात कमलनाथ ने कही है वो इस मौके पर नहीं कहना चाहिए, राजनीति से उठकर बात करना चाहिए। ये स्तरहीन राजनीति है, तो इस तरीके की बात जो है अब पलटवार करते हुए बीजेपी के नेता जरूर कर रहे हैं। लेकिन ये ऐतिहासिक दिन है, लेकिन इस पर भी अब जो है मध्य प्रदेश में सियासत गर्म हो गई है। कांग्रेस लगातार कुपोषण को लेके मध्य प्रदेश सरकार को घेर रही है, और ख़ास तौर से मध्य प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा जिला कुपोषण से ग्रसित है श्योपुर, जहाँ पे कूनों के अंदर चीतों को लाने का काम किया गया है, वो उस बात को लेके लगातार कांग्रेस जो है बीजेपी पर हमलावर है। ठीक, आप लगातार बने रहिए। रजनीश अग्रवाल जी हैं, बीजेपी से जुड़ गए हैं। रजनीश जी, बहुत स्वागत है आपका। ऐतिहासिक दिन है आज मध्य प्रदेश के लिए, पर कमलनाथ खुश नहीं है। उनका कहना है कि आखिर जो वादे किए गए हैं, कुपोषण को लेकर वादे किए गए हैं, या गुजरात से जो शेर आने थे उनकी जगह चीते पकड़ा दिए गए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, कमलनाथ जी का दोष नहीं है, इनकी पूरी पार्टी में जब संगीत सुबह बातों के लिए, अच्छे महोत्सव के लिए बजता है, तो ये उल्टे बाजे, मातम के बाजे बजाना शुरू कर देते हैं। इनकी पूरी कांग्रेस की आदत है। ये कमलनाथ जी उसी कांग्रेस की परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं।
आज नागरिकों में प्रसन्नता है, देश में उत्सव है, देश में उत्साह है चीतों के आगमन को लेकर। पूरे के पूरे 70 साल के बाद में चीते इस देश में वापस लौट रहे हैं। लेकिन कमलनाथ जी के चेहरे पर मायूसी हो सकती है, कमलनाथ जी को दुख हो सकता है। बाकी मुद्दों पर जब बात करते हैं तो ये किसी और मुद्दे पर बात करना शुरू कर देते हैं। जब देश प्रसन्न होता है तो कांग्रेस को दुख होता है। जब प्रकृति वन्य संपदा को एक अच्छी उपलब्धि प्राप्त हुई है तो कांग्रेस को दुख हो सकता है। निश्चित तौर पर हो सकता है, क्योंकि ये ऐसी प्रवृत्ति के लोग हैं। ये तमाम मुद्दों पर केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की शिवराज सरकार, भाजपा की दोनों सरकारें अच्छा काम कर रही हैं। और ये चीते लाना भी प्रकृति के लिए, वन संपदा के लिए, वहां के रोजगार के लिए, पर्यटन के लिए, जब तमाम विशेषज्ञ कह रहे हैं कि रोजगार पैदा होंगे, तमाम प्रकार की संभावनाएं यहाँ जन्म ले रही हैं, तब कांग्रेस को दुख हो रहा है। इससे समझा जा सकता है कि इनकी बुद्धि किस प्रकार की है। वास्तव में ये राहुल बुद्धि से चलने वाले लोग हैं। ठीक, आप लगातार बने रहिए। अजय यादव जी कांग्रेस से जुड़ गए। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। आखिर जब पूरा देश खुशी बना रहा है तो आखिर कांग्रेस क्यों दुखी है? आज तो जश्न का माहौल हुआ है, आखिर क्यों इस तरह बयानबाजी करना इतने बड़े ऐतिहासिक दिन पर? अच्छी बात है ना, इतने लंबे अंतराल के बाद चीते देश में एंटर किए हैं, प्रदेश में एंटर किए हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल प्रोपोगेंडा और इवेंट कर सकती है। मुख्य मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता भाग रहे हैं। जिस तरह से चीते का प्रोजेक्ट है, ये मनमोहन सिंह जी की सरकार ने चालू किया था। 2012-13 में जयराम रमेश जी अफ्रीका भी गए थे, सरकार ने फंड भी सैंक्शन किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से रोक लगी हुई थी, इसलिए ये 2020 तक की प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया। अब भाजपा के नेता चीते के इवेंट को इस तरह से बता रहे हैं जैसे प्रदेश की सारी समस्याएं चीता से समाप्त हो जाएंगी। कुपोषण के मामले में श्योपुर जिला देश में सबसे ऊपर है। कुपोषण ग्रस्त श्योपुर के लिए भाजपा सरकार काम क्यों नहीं कर रही है? मोदी जी ने कुपोषण से लड़ने के लिए कोई प्रोजेक्ट क्यों नहीं दिया है, कोई पैकेज क्यों नहीं दिया है? और जो कमलनाथ जी ने कहा है बिल्कुल सही है। इसी तरह की बात गिर के शेर लाने की भी की गई थी, लेकिन अभी तक मध्य प्रदेश में वो शेर नहीं आ पाए, क्योंकि मध्य प्रदेश में भाजपा की जमीन खिसक गई है। मोदी जी खुद सामने आए हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी की जमीन बचाने के लिए काम कर सकें, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता अब कमलनाथ जी के साथ है। भाजपा का कोई भी छल कपट प्रपंच नहीं चलने वाला है। रजनी जी, कोई छल नहीं चलेगा, जमीन खिसक गई है बीजेपी की। मध्य प्रदेश में आखिर क्या कहेंगे आप? शेरों का वादा किया गया था, चीते क्यों पकड़ा दिए गए? तो ये खुश हो, नाते गाए, खुशी मनाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें तो अपना काम कर रही हैं, करती रहेंगी। ये इस प्रकार के बहकावे में बने रहे, इसी प्रकार के बुलावे में बने रहे, इनके लिए यही ठीक है। क्योंकि पूरे देश के तौर पर देखें तो कांग्रेस के नीचे जमीन नहीं है, लेकिन इनको यकीन नहीं है ये हमारी जमीन खिसकने की बात कर रहे हैं। इनके मुंह देखिए, से मसूर की दाल की बात करते हैं। पूरे देश भर में पंजाब था वो भी पिछले दिनों जल गया, और कहीं कोई आशा की संभावना नहीं है। बने बनाए विधायक कांग्रेस छोड़ रहे हैं। यहाँ मध्य प्रदेश में ही अभी बीतों दिनों अरुणोदय चौबे जी ने भी कांग्रेस छोड़ दी है। इनको फिर भी शर्म नहीं आती। आप समझ सकते हैं कि क्या दुर्दशा इनकी मानसिक तौर पर भी हो गई है कि कांग्रेस के पार्टी का जनाधार नहीं है, और ये तमाम प्रकार के प्रवचन। अजय जी मेरी बात सुनिए ना, अजय जी मेरी बात सुनिए ना। ऐसा नहीं लगता आपको कि इतना बड़ा इवेंट है, सबसे उठकर, राजनीति से उठकर हमें शामिल होना चाहिए, जश्न मनाना चाहिए इतने बड़े दिन पर? ये देश विरोधी लोग हैं। ये देश जब खुश होता है तब ये दुखी होते हैं, ये मातम मनाते हैं। जब देश का अनुभव करता है तब ये शर्मिंदगी का एहसास करते हैं, महसूस करते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, एक एक करके प्लीज रजनी जी जवाब लेने दीजिए। अजय जी अपनी बात रखिए। मेरा यही सवाल है कि आपको नहीं लगता कि इतना बड़ा इवेंट है, राजनीति से उठ के सबसे ऊपर उठ करके हमें इसमें शामिल होना चाहिए, जश्न मनाना चाहिए? जिस तरह पूरा देश खुश है वैसे ही खुश होना चाहिए। देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा, चीता प्रोजेक्ट का हमने स्वागत किया। हमारी सरकार ने ये प्रोजेक्ट प्रारंभ किया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भाजपा राजनीति कर रही है, मुख्य मुद्दों की बात क्यों नहीं करना चाहते हैं? आज मध्य प्रदेश के कई जिलों में किसानों की फसलें नष्ट हो गई, मुख्यमंत्री जी द्वारा 1 रुपए का पैकेज और सहायता नहीं दी गई। ठीक, चलिए, बहुत शुक्रिया अजय जी आपका, रजनीश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मनोज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
सूबे में चुनावी मिजाज के बीच कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया एक बार फिर 5 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं और इस दौरे के दौरान प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया का फोकस हारी हुई विधानसभा सीटों पर होगा। इसीलिए वो हारी हुई विधानसभा सीटों का दौरा करेंगे। पीएल पुनिया के इस दौरे में उनके साथ प्रदेश प्रभारी मोहन मरकाम भी साथ रहेंगे। अपने 5 दिनों के दौरे में पीएल पुनिया बलौदाबाजार, भाटापारा, मुंगेली, जांजगीर, बिलासपुर में भी जाएंगे। बड़े नेताओं, विधायक और जिले के पदाधिकारियों से फीडबैक लेंगे। साथ ही गिरौदपुरी धाम और शिवरी नारायण धाम के भी दर्शन करेंगे। 18 सितंबर यानी कल पीएल पुनिया राजीव भवन में पीसीसी की बैठक लेंगे। कांग्रेस का मिशन इलेक्शन अब शुरू हो चुका है। पीएल पुनिया छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं 5 दिनों के लिए और कई जगह का दौरा वो करेंगे। कार्यकर्ताओं से, विधायकों से, पदाधिकारियों से मिलेंगे, फीडबैक लेंगे और काफी मायनों में ये दौरा बहुत खास माना जा रहा है। पीसीसी की बैठक जो है कल लेने वाले हैं। कांग्रेस का मिशन इलेक्शन अब शुरू हो चुका है और जो हारी हुई विधानसभा सीटें हैं उन पर भी फोकस सबसे ज्यादा कांग्रेस का है और उन सीटों की जगह पर जाया जाएगा, वहां पे भी फीडबैक लिया जाएगा। आखिर क्या वजह रही जिन वजह से वहां पर कांग्रेस हारी। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस का मिशन इलेक्शन अब शुरू हो चुका है। 5 दिनों के छत्तीसगढ़ दौरे पर पीएल पुनिया आए हैं और हारी हुई विधानसभा सीटों पर फुल फोकस रहने वाला है कांग्रेस का। पांच दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर पीएल पुनिया रहने वाले हैं और कांग्रेस का मिशन इलेक्शन अब शुरू हो चुका है। 18 सितंबर को यानी कि कल पीसीसी की बैठक होने जा रही है। हारी हुई विधानसभा सीटों पर खास फोकस कांग्रेस का है और इसीलिए पीएल पुनिया आए हैं। उन सीटों पर खास फोकस उनका रहेगा। कई जगह का दौरा भी वो करने वाले हैं। ज्यादा जानकारी के लिए देवव्रत भगत हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवव्रत, अब कांग्रेस का मिशन इलेक्शन शुरू हो चुका है। 5 दिन के दौरे पर पीएल पुनिया, कितना खास ये दौरा रहेगा, क्या क्या रहेगा, जानकारी विस्तार से। जी, क्योंकि बीजेपी इलेक्शन मोड में आ चुकी है, लगातार बीजेपी में बैठकों का दौर चल रहा है और अब कांग्रेस में भी यही सारी चीजें देखी जा रही है। जब पीएल पुनिया का दौरा हो रहा है, आज पीएल पुनिया रायपुर पहुंच जाएंगे और 5 दिन के दौरे पर लगातार बैठकें होंगी, लेकिन मुख्य रूप से जो फोकस होगा वो हारी हुई सीटों पर रहेगा कि आखिर कारण क्या रहे हैं, क्योंकि इसके पहले हारी हुई सीटों पर एक तरह से कोई बड़ी समीक्षा कांग्रेस की तरफ से नहीं की गई थी। हालांकि वो सीट काफी कम है, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस की कोशिश रहेगी कि उन सीटों पे किस तरह की कमियां हैं और कौन सी इस तरह की रणनीति बनाई जाए जिससे उन सीटों पर भी कब्जा किया जा सके। तो 2023 की रणनीति रोड मैप तैयार करने पीएल पुनिया आ रहे हैं और इसी रणनीति पर आने वाले चुनाव में कांग्रेस चलने वाली है। 2023 के लिए ये बैठकें काफी अहम रहेंगी। एक बात और ये भी कि जितने भी पदाधिकारी हैं कांग्रेस के, इसके अलावा कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात होगी, आने वाली रणनीति तैयार होगी और फोकस हर एक सीट पर रहेगा। लेकिन हारी हुई सीट की कमियां ढूंढने पर इस वक्त कांग्रेस का ज्यादा फोकस है और पीएल पुनिया नहीं। तो कुल मिलाकर के जो सीटें हारी गई हैं उस पर फोकस अब कांग्रेस का रहने वाला है और इसी को लेकर बैठकें होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया देवव्रत जानकारी को साझा करने के लिए और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।